सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी को प्रणाम। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी दोस्त आ जाएं, फिर उसके बाद पढ़ने पढ़ाने की महफिल पर काम करना शुरू करेंगे। दोस्तों, सभी का स्वागत है करियर विल पर। और आप सभी का स्वागत है, इससे भी बड़ी बात जो है कि आप सभी का स्वागत है जिंदा दिल माहौल में पढ़ने। हनुमान जयंती की आपको भी मुबारक हो। आफरीन, आपको भी मुबारक हो। सिलेबस वगैरह मैं पहले दिन की क्लास में बता चुका हूं, आप अपनी शुरुआती क्लास देख लीजिएगा, ठीक है? सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिल से सभी का स्वागत है पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में, ठीक है? वेरी नाइस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश की होगी, और जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है जी? जो चीज़ हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी उसी सिलसिले को थोड़ा आगे समझने समझाने का काम कर जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लॉजिक को समझा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लॉजिक को समझने के बाद हम लोगों ने फिर उसके बाद आगे एक चीज़ को समझा कि किस तरीके से परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस को आपस में जोड़ा जाता है, यानी कि सिंस और फोर के यूसेज की बात हम लोगों ने पिछली क्लास में कही, ठीक है? और उसके बाद हम आगे समझने का काम अगर करें तो पिछली क्लास की बातचीत में आगे हम लोगों ने समझने का काम किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन सभी के सभी टेंसेस की बात हमारे सामने आई। फिर इसी के बाद आगे अगर हम चीज़ों को समझने का काम करें तो एक बात हम लोगों ने समझी और उसे हमने कहा कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है? कंपैरेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एक नहीं दो टेंसेस के बीच कंपैरिजन किस तरीके से बनता है, एक नहीं दो टेंसेस के बीच कंपैरिजन किस तरीके से बनता है ये चीज हम लोगों ने समझने का काम किया, ठीक? जब एक नहीं दो टेंसेस के कंपैरिजन की बात हम लोगों ने की तो वो किस तरीके से कंपैरिजन हम लोगों ने लिखा, आओ थोड़ा सा उसी कायदे पर कहानी को समझना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने एक नहीं दो टेंसेस का जिक्र लिखा था। एक लिखा मेरे सामने प्रेजेंट इंडेफिनेट और एक तरफ लिखा मेरे सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है? एक लिखा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, एक तरफ लिखा मेरे सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और हम लोगों ने दोस्तों पिछली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के द्वारा क्या समझा, मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा। सबसे पहली बात हम लोगों ने समझने का काम किया, ये टेंस हम लोग बताने का काम करते हैं हैबिट या रूटीन एक्शन को, और उसके बाद हम लोगों ने इस हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने के लिए हम लोगों ने सीखने का काम किया अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी अरेंजमेंट को हम लोगों ने ठीक तरीके से लिखने का काम किया, और इसी सिलसिले को दो तरीके से हमने समझा। एक कैटेगरी का शब्द फ्रीक्वेंसी, जो हम हमेशा वर्ब से यानी कि क्रिया से पहले लिखते हैं, और दूसरी बात हम लोगों ने समझी कि फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम जब बताया जाता है तो हम फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम बताने वाले शब्द हम हमेशा किसी भी लिखे वाक्य के अंत में लिखते हैं। दो बातें हमने समझी। फिर इसी के अंदर हमने तीसरी बात को समझने की कोशिश की, और वो तीसरी बात हमारे सामने आई नेगेटिव वर्ड्स।
कई सारे ऐसे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और उसकी हम लोगों ने एक लिस्ट भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। इस तरह के शब्दों की जब हम लोगों ने बात की तो हम लोगों ने यहाँ एक तरीका समझने का काम किया कि नेगेटिव वर्ड्स के साथ हम लोग नोट का यूज़ नहीं करते। फाइन, तो ये पिछली क्लास की बात थी। मैं सोच रहा हूँ कि सिलसिले को आगे तो हम बढ़ाएंगे, पहले इसी लिखी बातचीत से संबंधित 2 सवाल लिख रहा हूँ, इन्हें ज़रा ठीक करने का प्रयास करें। ठीक है जी। मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस में आपके हिसाब से क्या करेक्शन हो सकती है, जरा दिमाग लगाएं। ये सिर्फ इस बात के लिए कि जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ना साथियों, वो कितने हद तक आपकी क्लियर है वो जानने का प्रयास है। जरा इन 2 सेंटेंसेस पर काम करके देखें, फिर बात आगे बढ़ाना शुरू करेंगे दोस्तों। काफी अच्छे प्रयास हैं स्टूडेंट्स के। बहुत खूब, बहुत खूब। रणदीप, आलोक, अंकित, तान्या। ये अंतिम है, अंतिमा है, नहीं समझ आ रहा है। गौरव, वेरी नाइस। धीरज, राजा, सोहन, राहुल, रॉकी, शाबाश। तो आप सभी के रिस्पॉन्स को देखकर ये महसूस होता है कि आप लोगों ने पिछली क्लास को ठीक ढंग से देखा है। ठीक है ना जी। और जिन लोगों ने ठीक ढंग से नहीं पिछली क्लास पढ़ी है उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा वो प्लीज़ अपनी क्लासेस को रेगुलर ध्यान से देखा करें। अगर नहीं तो फिर आपकी अपनी इच्छा है। हम लोगों ने इन्हीं 3 पॉइंट्स के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 को ठीक करने का काम किया। और सबसे पहले हम लोगों ने लिखा देखा इस लिखे हुए शब्द रेयरली को। आप अगर इस लिखे हुए रेयरली शब्द को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो रेयरली अपने आप में हैबिट बताता है और फ्रीक्वेंसी कैटेगरी की बात कर रहा है। तो इस रेयरली की वजह से सबसे पहले तो नेगेटिव होने की वजह से नोट को हमने हटाया। इसी की वजह से हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हटाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा। ठीक, और फिर इसी के साथ साथ हम लोगों ने इस रेयरली की अरेंजमेंट को ठीक किया और इसकी अरेंजमेंट हम इस पेज से पहले लिखने का काम करेंगे। तो ये हो गया हमारे सामने पहला सवाल। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी ठीक किया जा सकता है। एवरी फ्रीक्वेंसी बता रहा है लेकिन टाइम के साथ बताने वाली फ्रीक्वेंसी की वजह से इसकी जो अरेंजमेंट है हम सेंटेंस के आखिर में रखेंगे। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, इस लिखे हुए शब्द की वजह से फ्रीक्वेंसी और टाइम इनफैक्ट ये बता रही है हैबिट या रूटीन एक्शन, इसलिए इज और राइटिंग दोनों को हटाकर हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं राइट्स के साथ। बिल्कुल हल्की सी बात थी। तो दोस्तों ये पिछली क्लास की पढ़ी हुई हमारे सामने, ये पिछली क्लास की पढ़ी हुई बात हम लोगों ने समझने की काम किया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी बात को आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस की खूबसूरती यही है कि जैसे जैसे आप इनको समझना शुरू करोगे, जैसे जैसे लॉजिकली आप इनको समझना शुरू करोगे, वैसे वैसे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता चला जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर प्रैक्टिस के लिए क्या करें। मेरे भाई अभी तो मैंने टॉपिक पढ़ाना शुरू किया है, जब टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और उसी के बाद आप लोगों के साथ मिलकर मैं हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करूंगा। उससे पहले आप कोई भी टॉपिक का कोई भी कंटेंट मुझसे ना मांगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। चलो बच्चों, अब सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाने का काम करता हूँ भाई। ठीक है, हमारे सामने लिखी हुई इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं जब हमें मेंशन करना होता है टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ।
अब अगर इस यूनिवर्सल ट्रुथ को हम समझने का काम करें दोस्तों, तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी अपने आप में कुछ हिस्सों में बंटता है। यूनिवर्सल ट्रुथ भी अपने आप में कुछ हिस्सों में बंटता है, और यूनिवर्सल ट्रुथ अपने आप में कुछ हिस्सों में जब बंटता है, छोटे छोटे हिस्सों में हम इसे बांट सकते हैं। इसके हिस्से कौन कौन से हैं, एक एक करके समझने का काम करें, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ को समझने के लिए सबसे पहली कैटेगरी अगर हम इसकी बनाना चाहें, तो सबसे पहली बात आती है, इसके अंदर कोई भी वैज्ञानिक कथन यानी कि साइंटिफिक फैक्ट हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे साइंटिफिक मेंशन की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, मैंने कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये वैज्ञानिक बात है, विज्ञान ने इस बात को प्रूव किया है, तो साइंटिफिक अगर ये बात है, विज्ञान ने इसे प्रूव किया है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताने का काम करते हैं। अगर इसी से जुड़ा एक और एग्जाम्पल तैयार किया जाए तो भी कोई बुराई नहीं। अगर मैं इसी से जुड़ा एक और एग्जाम्पल रखने की कोशिश करूं, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा नाम ले दीजिए, क्या मैं लाइव हूं? आप सभी के सभी बच्चे लाइव हैं। आप सभी के सभी बच्चों का नाम लेना ना लेना कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप अब क्लास में अगर आ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने पर फोकस रखें, इन आदतों को छोड़ दें कि आपका नाम ला या क्या लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। पढ़ने के लिए है हम जुड़े, तो पढ़ाई पर फोकस करें। आपका नाम से मैं कोई ताल्लुक नहीं रखता, ताल्लुक इस बात से रखता हूँ, अगर ये पढ़ लिया आपका सिलेक्शन निश्चित है। और आप इन हरकतों में पढ़े नहीं कि सर मेरा नाम ले दीजिए या कर, वो सब चीज़ें टाइम वेस्ट है, और मैं इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देता। हाथ जोड़कर विनती है, इस चीज़ को समझें। मेरे सामने ये सेंटेंस लिखा है, अगर हम इसे ध्यान से देखें, द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। अब हमारी जो पृथ्वी है हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। कहने के लिए तो ये कॉन्टिन्यूस में ठीक लगता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये विज्ञान की कही हुई बात है, और जो भी बातें ऐसी हैं जो साइंस से संबंधित है वो यूनिवर्सल ट्रुथ में है। इसीलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए हमने इसे ठीक किया, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ को हम दूसरी कैटेगरी में भी बांट सकते हैं, और इसे हम कह सकते हैं मैथमेटिकल फैक्ट, यानी कि कोई भी ऐसा सिद्धांत जिसे गणित ने सिद्ध किया है। अब गणित की कोई सारी बात आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। गणित कई सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, two parallel lines never intersect each other। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, ये गणित की भाषा है। अब गणित ने हमें ये समझाया कि दो पैरेलल लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी नहीं काटती, हाँ या ना? तो इसी वजह से अगर हम इसे समझने का काम करें, इसीलिए हम लोगों ने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा है। दैट्स इट, ठीक। अब आगे अगर चीज़ों को हम लेकर चलने का प्रयास करें तो इसकी एक तीसरी कैटेगरी और आती है, जिसे अगर हम कहने की कोशिश करें तो फिलोसोफिकल। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं फिलोसोफिकल। अब फिलोसोफिकल शब्द क्या है? बहुत खूबसूरत शब्द है दोस्तों। फिलोसोफिकल शब्द बना है फिलोसफी से। मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, कृपया ध्यान से देखें। जब फिलोसफी को हम समझने का काम करते हैं तो फिलोसफी का मतलब फिलो से बना है। फिलो का मतलब होता है लव, ठीक है, और सोफी का मतलब होता है विजडम, ठीक है जी। या फिर हम अगर कहें तो लाइफ, यानी कि वो वाक्य, वो सेंटेंस जो प्यार जगा दे ज्ञान के लिए, या जो प्यार जगा दे जीवन के लिए, उसे हम फिलोसोफिकल कहते हैं, ठीक है। हम इसे अगर कहना चाहें तो हिंदी में कहना चाहें तो इसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। यानी कि हर किसी इंसान का जीवन को देखने का एक शास्त्र है। कोई इंसान जीवन में सोचता है कि मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोस लो। कुछ लोग इस जीवन को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानकर चलते हैं। वो मानते हैं कि जीवन के अंदर एक भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसका हम सारी उम्र पछतावा रख सकें। तो अलग अलग तरह का लोगों का जिंदगी देखने का तरीका है। तो जिंदगी देखने के लिए जो तरीके हमने बनाए हैं वो सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताए जाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से कहानी समझने की कोशिश करूं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा डेथ कम्स टू एवरीवन। अब इसका मतलब क्या समझ में आया?
एक छोटी सी बात है, इसी की वजह से हम लोग काम करते हैं, इसी की वजह से हम लोग अपने आप को ठीक रखते हैं कि मृत्यु हर किसी को आती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ भाई साहब? जीवन शास्त्र, अगर आपको पता चले कि आप 3 दिन के बाद मर जाएंगे तो आपका जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। अरे हाँ, है ना? आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, आप किसी से बुरी बात नहीं करेंगे, क्यों? आपको पता है 3 दिन बाद कहानी खत्म होने वाली है। हाँ, है ना? तो ये जिंदगी के सच हैं, जिंदगी देखने के तरीके डिपेंड करते हैं। ये हो गया हमारे सामने फिलोसॉफिकल, ठीक है। अब फिलोसॉफिकल से आगे अगर हम इसे एक और कैटेगरी में बांटना चाहें तो इसी फिलोसॉफिकल के बाद एक अगली कैटेगरी में बढ़ता है, जिसे हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल की अगर हम बात करेंगे भाई साहब, तो साइकोलॉजिकल का मतलब साइकोलॉजी शब्द से निकलकर आया है, और साइकोलॉजी को अगर हम लिखते हैं तो साइकोलॉजी का मतलब होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझें बच्चों। साइकोलॉजी को हम चाहें तो 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक हुआ साइक, एक हुआ ओलॉजी। जब ओलॉजी की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ, फाइन। और साइक की अगर हम बात करते हैं तो साइक का मतलब होता है बिहेवियर, साइक का मतलब होता है बिहेवियर, ठीक है। साइक का मतलब हो गया जी बिहेवियर या फिर माइंड, ठीक है भाई। यानी कि जब किसी इंसान के मानसिक व्यवहार के अध्ययन की बात हम करते हैं उसे बताते हैं साइकोलॉजिकल। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं लव चेंजेस अ पर्सन, किसी भी इंसान को बदलने की क्षमता है प्यार में। कोई भी इंसान कितना ही गंदा व्यवहार करता है, अगर आप उसे प्यार से समझाने की कोशिश करोगे तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो मेरे दोस्तों इस बात को फिर ध्यान से समझें। यूनिवर्सल ट्रुथ को अधिकतर लोग ये कहते हैं कि ये सार्वभौमिक सत्य है। लो मैं लिख देता हूं, लोग इसे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, ठीक है। कुछ लोग इसी को कहने की कोशिश ऐसे भी करते हैं कि ये सार्वकालिक सत्य है। सार्वकालिक का मतलब हर काल में हर जगह पर ये सत्य माना जाता है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो ऐसे इसे रटा नहीं जा सकता। आप इसे कैटेगराइज कर ले 4 छोटे छोटे हिस्सों में। पहली कैटेगरी हमने बनाई विज्ञान से जुड़ी कोई भी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी मिलती है। कोई भी गणित से संबंधित बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी मिलती है। आप गणित पढ़ते हैं, अगर कोई भी थ्योरम आप उठाएं, कोई भी एक्सियम पोस्टुलेट उठाएं, प्रमेय उपप्रमेय हिंदी में जानते हैं आप, तो सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलेंगी बेटा आपको, ठीक भाई। इसके बाद एक अगली बात आती है हमारे सामने कि कोई भी फिलोसॉफिकल बात यानी कि दर्शन शास्त्र से संबंधित कोई भी बात है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगी। और एक अगली बात आती है जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल, ये भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो 4 हिस्सों में बांट दिया बेटा, एक बार इसे ध्यान से देखो फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जरा फटाफट से बच्चों इसे पढ़कर देखें, कृपया साथ साथ अपने नोट्स ना बनाएं, ये कल भी मैं समझा चुका था। आप अपने नोट्स बनाने का टाइम आराम से लगाएं, पहले एक एक चीज को समझें, जितना ध्यान से समझोगे उतना फायदा आपको मिलेगा। चलिए ठीक है भाई, अब थोड़ी सी बातचीत को हम लेकर चल लेते हैं आगे, फाइन। अब इससे आगे कहानी को लेकर चलते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ हम लोगों ने समझा कि हम इस यूनिवर्सल ट्रुथ को कहते क्या है, इसे कैटेगरी में किस तरीके से बांटा जाता है, ठीक है। तो कई सारे लोग इसे रट लेते हैं, कहते हैं भैया ये तो सार्वभौमिक सत्य है, ये है वो बकवासबाजी है। भैया तरीके से समझोगे हर एक चीज खूबसूरती से समझ आएगी, ठीक है। आगे चीजों को अगर हम लेकर चलना चाहें तो साथियों एक अगली बात आती है हमारे सामने, जिसे हम कहते हैं, जब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं तो इसी से एक अगली कैटेगरी हम लोग जोड़ लेते हैं। और इसकी एक अगली कैटेगरी आती है जब हम मेंशन करना चाहते हैं टू मेंशन अ प्रोवर्ब, ठीक है। या फिर इसी को हम कोटेशन भी कहते हैं, या फिर अगर इसी को हम कहना चाहें तो सेइंग भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोवर्ब, सेइंग या कोटेशन, कोई भी कहावत है, कोई भी इस तरीके की बात है, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कहते हैं। एक एक करके एग्जाम्पल तैयार कर लेते हैं, प्रोवर्ब लेके चल लेते हैं। जैसे अगर मैं एक सवाल लिखना चाहूं, स्लो एंड स्टेडी, विंस इज
विनिंग द रेस। हाँ भाई, अब अपना आंसर बताओ फटाफट से। आप जब इसे पढ़ रहे होगे तो पढ़ते ही आपको याद आया होगा, ये एक कहानी थी, बचपन में हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर एक खरगोश था, एक कछुआ था, दौड़ लगाते हैं, और उसी को लेकर ये एक कहानी बताई गई थी। इसीलिए हम अगर इसके टेंस की बात करें तो ये बातें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताई जाती हैं। ठीक है, आओ एक कोटेशन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोटेशन की अगर हम बात करें तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो एक चॉइस आपको पेपर में दी जाती है सेड, एक तरफ लिखी जाती है सेज, और क्वेश्चन लिख कर दिया व्हाट्स इन द नेम। बड़ी मशहूर है ये कहावत कि नाम में क्या रखा है, बड़ी मशहूर है ये कहावत, श्रीमान शेक्सपियर ने ये कहा है। तो भले ही शेक्सपियर कहकर ये मर गए हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी बातचीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इसे कहते हैं। ठीक है, सेइंग की बात कर लो, ये भी लेके चल लेते हैं। सेइंग की बात अगर हम कहें, सुभाष चंद्रा बोस, एक पेपर में लिखा मिलता है सेज, एक तरफ लिखा मिलता है सेड। आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो दिल्ली चलो। अब ये जो लिखी है बात, सोच कर देखें और बताएं, सेज कहें या सेड कहें। तो बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों, ये एक कही हुई बात है, हर कोई जानता है कि सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही है, तो कही हुई बातें हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी तीसरी कैटेगरी, टू मेंशन अ प्रोवर्ब, कोटेशन या फिर सेइंग। इसका ध्यान रखना, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये पूछे गए ही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा बेटा, कोई ऐसी बातें हम करेंगे नहीं दाएं बाएं की जिनका हमारे पेपर से ताल्लुक नहीं हो, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें। फाइन, अच्छा भाई, अब लेके चलता हूं थोड़ा सा कहानी को आगे। यहां तक तो जो भी कुछ हम बात कर रहे थे दोस्तों, वो सारी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर बातचीत थी। ठीक है भाई, अब मैं जो आपके साथ बात करना चाहूंगा वो अगली बातचीत होगी हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को लेकर। जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी अलग अलग फंक्शंस हैं। इसका पहला फंक्शन होता है जब हम मेंशन करना चाहते हैं, टू मेंशन अ लाइव एक्शन। जब आप मेंशन करते हैं किसी भी लाइव एक्शन को, जैसे लाइव एक्शन होता क्या है, मैं आपकी क्लास में, ये लाइव क्लास चल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग साथ साथ सुन रहे हैं, कुछ लोग कमेंट्स में लगे पड़े हैं। हो सकता है ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम समझें तो ये सारी की सारी चीज़ें लाइव एक्शन कैटेगरी में आती हैं। जब लाइव कैटेगरी की हम बात करते हैं तो ये वो एक्शन है जो उस समय चल रहा होता है जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है जी, यानी कि ये उस समय चल रहा होता है जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, ये लाइव एक्शन कैटेगरी में आता है, पहली बात। अब ऐसे लाइव एक्शंस को बताने के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है कीवर्ड्स की। ऐसे लाइव एक्शंस को बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है दोस्तों कीवर्ड्स की। कौन से ऐसे शब्द हैं जो लाइव एक्शन बताने का काम करते हैं? कई सारे शब्द हो सकते हैं, अगर आप कहना चाहें नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम। ठीक है जी, आप कहने की कोशिश करो तो करंटली। ठीक है जी, एट प्रेजेंट, एटसेट्रा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, मैंने कहा वी आर लर्निंग द रूल्स ऑफ टेंसेस नाउ। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इस समय हम क्या कर रहे हैं, इस समय हम टेंस के नियमों की जानकारी ले रहे हैं। ठीक है ना जी, अगर मैं कहने की कोशिश करूं, शी इज वॉचिंग द रामायणा, शी इज वॉचिंग द रामायणा एट दिस टाइम। तो इस समय
कोई इंसान रामायण देखने का काम कर रहा है, जैसा आप जानते हैं कि इस समय रामायण चल रही है लॉकडाउन होने की वजह से। अब इसी चीज़ को थोड़ा आगे हम बढ़ाने का काम करें तो एक दूसरी चीज़ आती है हमारे सामने। ये तो हुआ हमारे सामने लाइव एक्शन। लाइव एक्शन हम उसे कहते हैं जो जिस समय चल रहा है उस समय हम इसकी बात कर रहे हैं। एक दूसरी कैटेगरी आती है जो मेंशन करता है क्या चीज़, अ पैरेलल एक्शन। अब ये पैरेलल एक्शन क्या होता है भाई, बड़े ध्यान से पढ़ो साथ साथ। ये पैरेलल एक्शन क्या होता है भाई, पैरेलल एक्शन एक ऐसा एक्शन हुआ जो उस समय तो नहीं चल रहा जिस समय हम बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये एक्शन चल रहा है। दूसरे तरीके से इसे समझें। मैं अगर आप लोगों से पूछने की कोशिश करूं, मैं अगर आप लोगों से पूछने की कोशिश करूं, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, तो आप इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी नौकरी कर रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब इस बात को ध्यान से समझना, इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं मेरे साथ जुड़कर, ये तो हो गया लाइव एक्शन। लेकिन आपका नौकरी करना, आप में से बहुत सारे लोग ट्यूशन्स पढ़ाते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है किसी और इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो वो एक्शन लाइव एक्शन नहीं, वो एक्शन पैरेलली कहीं और चल रहा है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करना, एमए करना, एमएससी करना, एमकॉम करना, आशकी करना, वे सारे वो एक्शन है जो पैरेलली कहीं और चल रहे हैं। इसका मतलब पैरेलल एक्शन वो एक्शन हुआ जो चल तो रहा है पर उस समय नहीं जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये काम चल तो रहा है लेकिन उस समय नहीं चल रहा जिस समय हम इसकी बात कर रहे हैं, पर कहीं और इसका काम चलने की बात बताता है। अब इसको भी जब हम बताने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए भी हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है। और इसके कीवर्ड्स की अगर हम बात करें, बड़े सिंपल हैं कीवर्ड्स। इसमें अगर हम कहें तो दीज डेज, या फिर लिखा मिलता है नाउअडेज। ऐसे शब्दों को अगर हम देखने का काम करें दोस्तों, तो ऐसे लिखे हुए शब्द हमारे सारे के सारे होते हैं पैरेलल एक्शन। अब अगर एक एग्जाम्पल तैयार करने की कोशिश करूं तो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, राघव इज वर्किंग in a company these days। राघव नाम का कोई स्टूडेंट है हमारे बैच में जो आजकल किसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन इस समय क्या कर रहा है, इस समय वो मेरे साथ मिलकर टेंसेस पढ़ रहा है। एक बार इस कायदे को ध्यान से पढ़ो बेटा, बहुत गहरी बात है, इनके बेसिस पर सवाल देखने को मिलते हैं। जरा फटाफट से नजरें दौड़ाओ फिर बातें करनी शुरू करते हैं। पहले सारी की सारी बात को बेटा अच्छे से पढ़ो फिर आगे लेके चलते हैं, एक एक चीज को ध्यान से सीखो।
चलिए भाई, अब थोड़ा-सा कुछ एक सवाल मैं आपके सामने लिखूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप उन सेंटेंसेस की तरफ ध्यान से देखेंगे, फिर एक-एक करके इनका कायदा तैयार करेंगे। फाइन? मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं एंड आई फील आप सभी के सभी इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और जो चीज़ आपको जचे ना जचे ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा अटेंटिवली चीज़ों को देखने का काम करें। ध्यान से देखें प्लीज़। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर थोड़ा ध्यान से हम देखने की कोशिश करें तो आप लोगों ने जब इन सभी के सभी सेंटेंसेस को देख लिया है तो आपको इन सेंटेंसेस के अर्थ में कुछ चीजें बदलती नजर आ रही हैं। मैं कहानी को समझना चाहूंगा। देखो बच्चों, इन सभी के सभी सेंटेंसेस में जो वर्ब्स का यूज हुआ है वही खेल है जो आपके पेपर का फेवरेट है। ठीक है, अब एक बार इसको थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। ठीक है भाई, अगर हम इसे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हम एक छोटी सी कैटेगरी की बात करेंगे और मैं एक लिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर generally used in indefinite tense, not in continuous tense। मैंने आपके सामने जो लिखा है मैं इसे एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मैंने लिखा है द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस, नॉट इन कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं ऐसी वर्ब्स को कैटेगराइज करूंगा और जनरली इस तरीके की जो वर्ब्स अभी मैं तैयार कर रहा हूं इन्हें हम इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, इन्हें हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। अब ऐसी वर्ब्स को अगर कैटेगराइज करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो सकती हैं। एक एक करके कैटेगरीज बनाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो क्रियाएं, वो वर्ब्स जो सेंस से संबंधित हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं तो सी,
फील, टच, टेस्ट एटसेट्रा, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी अगर हम समझने का काम करें तो एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसे फीलिंग से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब फीलिंग से हम इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे ना दोस्तों, जब फीलिंग से हम इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जितनी भी वर्ब्स हैं जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं वो सब इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं। जैसे आपने कहा लव, लाइक, हेट एटसेट्रा, ठीक है। फिर इसी से आगे लेके चलते हैं, एक अगली कैटेगरी और आती है जिसे हम अगर कहना चाहें तो मैंने इसका नाम लिखा मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस का मतलब ऐसी वर्ब जिनमें हम दिमाग का प्रयोग करने की बात करते हैं। अब ऐसी वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं? मैंने कहा थिंक, ठीक है। थिंक की जगह अगर हम कहने की कोशिश करें तो बिलीव, अंडरस्टैंड, ये सभी की सभी ऐसी वर्ब्स हैं जो दिमाग लगाने की बात करती हैं। फिर एक कैटेगरी और इसी से आगे बढ़ती है। इस कैटेगरी को अगर हम कहने की कोशिश करें तो अपीयरेंस, यानी कि कोई इंसान देखने में कैसा लगता है, अपीयरेंस, किसी का अपीयरेंस कैसा है। इस कैटेगरी की वर्ब्स की अगर हम बात करें तो लुक, सीम, अपीयर एटसेट्रा। फिर इसी से आगे बढ़ते हैं तो एक कैटेगरी और आती है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज पर अधिकार बताने की कोशिश करते हैं। अब अधिकार बताने की अगर कोशिश करते हैं तो ऐसी वर्ब्स कौन कौन सी हो सकती है? हैव, OWN एटसेट्रा। मैं आगे जगह जो छोड़ रहा हूं, अब जब नोट्स बनाएंगे तो भी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो वो इसके आगे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर इसी से आगे कैटेगरी, पहले इन 5 को याद करते हैं। सबसे पहले बोला बच्चों, बोलकर दिखाओ साथ साथ, सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोजेशन। मैंने भी 5 कैटेगरीज बोली, एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें। सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोजेशन। और अगर इस कैटेगरी से बाहर हम निकलने की कोशिश करें तो मिसलेनियस, जो इनमें से किसी में नहीं आती लेकिन यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, इसे हम मिसलेनियस कहते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं इस कैटेगरी में मैटर, मैटर का मतलब जैसे अगर कोई भी इंसान आपके सामने अगर कहने की कोशिश करता है इट इज नॉट मैटरिंग टू अस, तो क्या ये कहना अपने आप में सही है? नहीं, ये कहना सही नहीं है। इसे ठीक करने की कोशिश हम करेंगे, तो हमने इसे ठीक लिखने का प्रयास किया। इट डज नॉट मैटर टू अस, ठीक है बच्चों। तो इन 6 कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो इन 6 कैटेगरीज को अब मैं इन्हीं लिखे हुए सेंटेंसेस पर अप्लाई करना चाहूंगा। एक एक करके ध्यान से देखें। मेरे सामने लिखा है सेंटेंस आई एम सीइंग यू। अब आप इसे ठीक कैसे करोगे बताओ? आपने कहा सर यहाँ सीइंग नहीं, आपकी तरफ से होना चाहिए आई सी यू। क्यों? क्योंकि ये वर्ब रिलेटेड है किससे? सेंस से रिलेटेड। तो इस एस का लिखने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये सेंस की बात कर रहा है, ठीक है जी। अब आगे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आगे लिखने की कोशिश करते हैं। अगली बात, शी इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स। अब रिस्पेक्ट करने की बातचीत अगर हम ध्यान से समझे तो रिस्पेक्ट करना एक फीलिंग से संबंधित वर्ब है। तो अगर फीलिंग से संबंधित वर्ब है तो आप इसके लिए लिखने का काम करेंगे शी रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स, यानी कि जो भी फीलिंग से संबंधित वर्ब है आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताने का काम करें, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक। आगे अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें, अगर हम आगे समझने की कोशिश करें, लिखा है कीर्ति इज वांटिंग अ न्यू ड्रेस। कीर्ति को एक नई ड्रेस चाहिए। अब कीर्ति को एक नई ड्रेस चाहिए तो इसका मतलब क्या समझ आया? कोई भी अगर मैं कहता हूं कि भैया मुझे एक नई गाड़ी चाहिए तो मैं अपने पोजेशन की बात कर रहा हूं। इसीलिए यहां पर आपने आंसर तैयार किया वांट्स, ये बताने का काम कर रहा है पोजेशन के बारे में। पोजेशन का मतलब हुआ अधिकार। आगे अगर हम समझने का काम करते हैं, लिखा है शेखर इज नीडिंग सम कॉमन सेंस। तो उसे अगर कॉमन सेंस की जरूरत है तो इसका मतलब यहां पर ये भी आती है बात पोजेशन। तो करेक्ट आंसर बनता है शेखर नीड सम कॉमन सेंस। ये पेपर ने पूछे हैं सवाल। दे आर अंडरस्टैंडिंग हर प्रॉब्लम्स। अब अंडरस्टैंडिंग की जगह हम लोगों को लिखना होगा
दे अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम्स। अब अंडरस्टैंड का मतलब आप दिमाग लगाकर ही तो चीज़ों को समझते हो, मेंटल प्रोसेस। शी इज़ होपिंग हिज प्रेजेंस। तो होप करने का मतलब क्या हुआ? उम्मीद करना, आशा करना। तो जब आशा करते हैं तो ये हो गया आपकी तरफ से शी होप्स हिज प्रेजेंस। तो अगर हम इस होप्स की बात कर रहे हैं तो सर आशा करना बेसिकली आप फीलिंग के आधार पर। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार इस सारी बात को ध्यान से समझ लो, फिर मैं अब आपके सामने कुछ ऐसी वर्ब्स की बात करूंगा जो इन कैटेगरीज में आपको फिट करके देखनी है। पहले एक बार इन्हें ध्यान से देखो, बिल्कुल एक एक चीज को सीखते चलो यार, कोई तकाजा नहीं है किसी भी तरह से। पढ़ो फटाफट से।
तो मैंने कुछ एक सेंटेंसेस आपके सामने जो लिखे हैं, इन सेंटेंसेस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें। फाइन। और इन सेंटेंसेस में करेक्शंस तो सभी को पता है, लेकिन करेक्शंस हो क्यों वो मैटर करता है। ठीक है ना, इन सेंटेंसेस में करेक्शंस आपको करनी है। ठीक है, और ये कैसे करेक्शंस होंगी ये आप लोगों को सोचना है। फाइन, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना। ठीक है भाई, चलो देखो, आप आंसर्स तो सारे के सारे कंफर्म है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखोगे, लेकिन सवाल ये उठता है मेरे भाई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों आए। ठीक है ना जी, ये 90 लिखा है भाई, 90 डिग्री लिखा है, 90 डिग्री। ठीक है, चलो फटाफट से लगाओ दिमाग, फटाफट से, चलो चलो चलो। आदित्य, निशा, निर्मय, अनीशा, भानु, सूरज, आदित्य, निखिल, सुरेंद्र, बैटमैन। ये बैटमैन मेरी क्लास में क्या कर रहा है? आकृति, कितना अच्छा नाम है। चलो भाई फटाफट से शिकारियों, एक एक आंसर बनाओ और उनके रीजन बताने की कोशिश करो कि किस रीजन, कौन सी वर्ब का रीजन आपने इसमें लगाया। अगर आपने सिर्फ ये आंसर्स करेक्ट कर दिए तो ये मूर्खता है। ठीक है ना, आंसर्स नहीं चाहिए मुझे, कैटेगरी चाहिए। देखो अमित बहुत अच्छे से लिख रहा है, एक कैटेगरी बताने का काम कर रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। नैन्सी भी आंसर्स के साथ रीजन बता रही है, बहुत अच्छा नाम है नैन्सी। फटाफट से बताओ भाई। बस तुम साथ साथ पढ़ते चले जाओ, प्यार हो जाएगा। ठीक है ना, हर बात दिल पे लिख दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम साथ साथ चीजों को सीखते चले जाओ, साथ साथ चीजों को समझते चले जाओ, मोहब्बत हो जाएगी इंग्लिश से और इंग्लिश पढ़ाने वाले से। ठीक है भाई आ जाओ, ठीक है, पहले आप अपनी सारी कोशिश करो, उसके बाद उड़ाऊंगा सबको। चलो मैं साइड में हो जाता हूँ और प्यार हो जाएगा। मैं क्या, आग लगा दोगे? नहीं आ रही है, ठीक है ना भाई। तो फियर्स आपने ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग कैटेगरी से है। ठीक है, महसूस करते हैं डर को। अगली बात अगर हम समझने का काम करें, लिखा है मोहन इज ट्रस्टिंग हिज फ्रेंड्स। ट्रस्ट यहां पर आपने ठीक किया। जब ट्रस्ट करने की बात आती है तो ट्रस्ट आप करते हो मेंटल प्रोसेस, दिमाग लगाते हो किसी पर ट्रस्ट करने पे। ठीक है ना जी। अगली बात आती है द डिश इज स्मेलिंग ऑसम, इसे आपने ठीक किया होगा। द डिश
स्मेल्स ऑसम। अब यहाँ स्मेल्स का क्यों जिक्र किया? क्योंकि स्मेल बेसिकली सेंस से संबंधित हुआ। एक अगली कैटेगरी से मिल लेते हैं भाई। अगली कैटेगरी कहता है शनाया इज लविंग किटन्स। भैया प्यार करना है किसी से बेशक करो, लेकिन याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्यार करें, ठीक है। जब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं तब तक आपका प्यार भी गलत है, ठीक है। तेरा प्यार 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 मुक्का मार, समझ के चलना भाई, ठीक है। अब आगे अगर हम चीजों को देखते हैं तो ये आपकी आ गई फीलिंग से संबंधित। मेरे सामने लिखा है एक अगला सेंटेंस, तान्या। मेरे सामने एक लिखा है सेंटेंस, तान्या इज रिजेंबलिंग हर मदर। अब तान्या की शक्ल उसकी मम्मी से मिलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो अपीयरेंस की बात है। तो ये सेंटेंस हुआ तान्या रिजेंबल्स अ मदर, ये हुआ अपीयरेंस की बात। अगला सवाल आता है, अनीशा इज लाइकिंग हर न्यू टीचर। अब अनीशा पसंद करती है, तो सर ये उसकी फीलिंग है, इसलिए आपने इसे लिखने का काम किया लाइक्स, और ये हुई आपकी तरफ से फीलिंग की बात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा है मेरे सामने जो सवाल, इसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। द एंगल इज इक्वलिंग टू 90 डिग्री। इसे आपने ठीक तो किया, इक्वल्स, लेकिन ये आपके मिसलेनियस कैटेगरी में आता है, ठीक है भाई। अगली बातचीत को समझने का हम काम करते हैं, ठीक है भाई। एक अगली बात हमारे सामने आती है, जो लिखा है इसे मैं पढ़ना चाहूंगा। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू नीतू। अब अगर हम इसके बात करते हैं तो ये पोजेशन की बात है, किसी चीज से कोई संबंधित है, वो पोजेशन की बात कर रहा है। तो पोजेशन के मुताबिक अगर हम चीजों को समझने का काम करते हैं तो ये होना चाहिए बिलोंग्स, ठीक है भाई। एक बार इसे फटाफट से देख लीजिएगा, ये आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है मेरे भाई, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, यहां तक बात समझ में आई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेंस, दूसरी बात फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोजेशन और मिसलेनियस, ठीक है जी। अब अगर इस तरीके से चीजों को समझ लिया तो बताओ कौन कहता है कि सिलेक्शन मुश्किल है? सिलेक्शन बहुत आसान है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है, जितना पढ़ाया जा रहा है इस चीज को निगल जाओ, इस चीज को खा लो, इस चीज को बड़े अच्छे से याद कर लो, समझ लो, ठीक है भाई। और अगर इससे बाहर जाओगे कंफ्यूज होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, ये वाली बात अगर समझ में आ गई तो अब थोड़ा सा दूर ले चलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अब यहाँ से थोड़ा और थोड़ा और दूर लेकर चल लेता हूँ, ठीक है जी। अब आगे लेके चल लेते हैं इस बात को, ठीक है।
दोस्तों मैंने आपके सामने चॉइस रखी है, 8 सवाल लिखे हैं, आठों के आठों क्वेश्चंस को एक बार फटाफट से देखने का काम करें और जचाने की कोशिश करें कि इन आठों के आठों क्वेश्चंस में आपके हिसाब से चॉइसेस क्या हों। प्लीज टेक योर टाइम, ठीक है। वैद्यनाथ कहता है सर बोलते हुए लिखे प्लीज। मेरे भाई आप कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लास में हैं, आप पहली दूसरी की क्लास में नहीं हैं, तो कृपया ऐसी बेहुदा आदतें ना डालें, ठीक है भाई। चलिए फटाफट से कोशिश कीजिए, फिर आगे चीजों को लेकर चलते हैं भाई। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे लोग काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश ही आप लोगों को सिखाएगी, ठीक है। कोशिश ही आपको सिखाएगी, इस बात को कभी मत भूलना, ठीक है। और मूर्खता का कोई हिसाब होता नहीं है। कई सारे बच्चे बेवजह की बातों में जो पड़े होते हैं वो मूर्खता दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब सारी की सारी चीज़ों को एक एक करके समझाते हैं। आपने यहाँ जो आंसर्स बनाए हैं, इन आंसर्स को बनाने की तर्ज समझने का काम करते हैं। आपने आंसर्स बना दिए हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कई सारे बच्चों ने देखा होगा कि इन सेंटेंसेस को बोलते हुए ऐसा अच्छा लग रहा है इसलिए हमने जचा दिया। ऐसा नहीं है। आप अगर इन्हें थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बोलने से चीजें नहीं जचती हैं, इनके अंदर फर्क है लॉजिक का। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी थी, उस बात को मैं फिर से याद दिलाता हूँ, और वहां पर लिखा था एक शब्द जनरली। जनरली शब्द को अगर हम समझने का काम करते हैं तो जनरली का मतलब हुआ जनरल सेंस, ठीक है। जनरली का मतलब हुआ जनरल सेंस। आप इस जनरल सेंस की अगर बात करें तो एक ऐसा मीनिंग, जनरल सेंस का मतलब क्या समझ में आया? एक ऐसा मीनिंग जो कि कॉमन है, एक ऐसा अर्थ जो सभी के लिए एक जैसा है, इसी को हम कहते हैं कॉमन टू ऑल। एक ऐसा अर्थ जो सभी के लिए एक ही जैसा हो, एक ऐसा अर्थ जो सभी के लिए एक ही जैसा हो। तो इस तरीके की बातचीत को हम लोग बताने का काम करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। अब देखो, भाषा के अंदर एक खास बात होती है दोस्तों, आपके सामने जो भी कुछ कहा जाता है, कही गई बात के ठीक ऑपोजिट एक मीनिंग निकलता है। मैं आपके सामने जो भी कुछ कहूंगा उसके पीछे यानी कि ऑपोजिट एक अर्थ और है। मैं अगर कहने की कोशिश करूं आज बारिश नहीं हुई, तो इसका मतलब शायद कल बारिश हुई थी। कही गई बात के ठीक विपरीत अर्थ निकलता है। अब अगर इसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें हम, तो इसी के ठीक ऑपोजिट एक अर्थ निकलता है
जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिक सेंस का मतलब हुआ अगर ये एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है तो स्पेसिफिक सेंस होने का मतलब ये समझ आता है कि जो भी इंसान बोल रहा है, स्पीकर, वो अपने हिसाब से, स्पीकर ओरिएंटेड अपने हिसाब से इसका अर्थ बदल सकता है। अब अपने हिसाब से अगर अर्थ बदल सकता है तो कैसे कैसे अर्थ बदलता है एक एक करके समझते हैं। आप इस हैव को जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो इसके कई सारे फंक्शन होते हैं। इसका सबसे पहला अर्थ निकलता है जब कोई इंसान अपने पोजेशन की जानकारी दे। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। पोजेशन का मतलब हुआ अधिकार। फिर दूसरी बात हमें समझ में आती है, यही हैव हमें बताने की कोशिश करता है रिलेशन। यही बताने की कोशिश करता है हमें रिलेशन। जैसे एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आया, अगर आप में से कोई शिकारी किसी लड़की के पास जाके कहता है ए आई लव यू, तो लड़की पलट कर तुरंत ये कहती है एक्सक्यूज मी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, यही कहती है। तो इट्स आई हैव अ बॉयफ्रेंड का मतलब हैव का यूज रिलेशन बताने के लिए कहा गया। फिर एक तीसरी बात आती है हमारे सामने, हैव बताने की कोशिश करते हैं जब आप अपनी हेल्थ की जानकारी देते हैं, अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर इस हैव को हम कॉन्टिन्यूस सेंस में यूज करें, अगर इस हैव को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करें तो भी इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। कॉन्टिन्यूस टेंस में जब आप इसका यूज करते हो तो आप बताने की कोशिश करते हैं खाने के बारे में, खाने के बारे में, कोई भी चीज आप खाते हैं। फिर इसी हैव की दूसरी बात बताने की कोशिश करते हैं तो खाना ही नहीं पीना भी बताया जा सकता है। हो सकता है खाने पीने के अलावा आप किसी चीज का आनंद ले रहे हैं। तो ये तीन अर्थ के आधार पर कहानी बदलती है। अब एक एक करके इन चीजों को मैं सेंटेंसेस पर ठीक करने का प्रयास करूंगा आपके साथ। सबसे पहला सेंटेंस, दे हैव आर हैविंग अ ह्यूज हाउस। देखो भाई, अगर किसी के पास बड़ा घर है तो वो सिर्फ पोजेशन बताने का काम कर रहा है, इसीलिए हमने कहा दे हैव, ये बताने का काम हुआ P फॉर पोजेशन। ठीक। सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं, वी हैव आर हैविंग डिनर। भाई साहब, डिनर पर कोई पोजेशन नहीं बताता। डिनर की बात अगर हम करें तो डिनर की बातचीत आती है खाने से संबंधित। ई का मतलब ईटिंग। द बॉयज हैव आर हैविंग फन इन गोवा। अब जो लड़के हैं अगर गोवा में आनंद ले रहे हैं, इसीलिए आपने चुनाव किया आर हैविंग। ये बात आ रही है इंजॉय के बारे में। श्रुति हैज इज हैविंग फीवर। अब किसी इंसान को अगर बुखार है तो इशारा हेल्थ संबंधित हुआ, इसीलिए सिंगुलर की वजह से हैव नहीं, हमने हैज का चुनाव किया। ये बताने की कोशिश कर रहा है हेल्थ के बारे में। एक अगला सवाल, आई एम हैविंग अ कार। अगर आप गाड़ी की बता रहे हो बात तो डेफिनेटली गाड़ी आपके पोजेशन की बात है। मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं अपने अधिकार, अपने पोजेशन की बात कर रहा हूं। अगला सेंटेंस, शी हैज, आगे लिखा है मेरे सामने हैविंग। तो बेसिकली यहां पर हैविंग का मतलब मैं जो कहना चाह रहा था, शी इज हैविंग अ ब्रदर इन सिक्किम। अगर उस इंसान का एक भाई सिक्किम है तो इसका मतलब वो रिलेशन बताने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने हैज का चुनाव किया और ये बताने की कोशिश की रिलेशन के बारे में। अगला एक सेंटेंस हमारे सामने आता है, सेंटेंस है आई एम हैविंग सोर थ्रोट। अगर मेरा गला खराब है तो इसका मतलब इशारा मैं अपनी हेल्थ के बारे में कर रहा हूं और इसीलिए मैंने यहां पर चुनाव किया आई हैव सोर थ्रोट, ये हेल्थ की बात कर रहा है। नैन्सी हैज इज हैविंग अ कप ऑफ टी। तो नैन्सी नाम का इंसान चाय पीने का अगर काम कर रहा है तो ये ड्रिंक की बात आ रही है। इसी वजह से हम लोगों ने यहां पर चुनाव किया दोस्तों इज हैविंग, यानी कि ये हो गई आपकी ड्रिंकिंग की बात। तो खेल क्या समझ में आया? खेल समझ में ये आया कि किसी भी वर्ब को हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में अगर बदलने का प्रयास करते हैं तो उनका मूलभूत अर्थ बदलता है। आपके पेपर में ये चॉइसेस पूछ ली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फटाफट से नजरें निकाल लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं।
चलो भाई, ये बात भी हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसी तरीके की अगर बातचीत को थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं तो ऐसे ही हम और भी वर्ब्स के साथ देख सकते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर भी काम करना शुरू करते हैं। देखो, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करो बच्चों। आप इस हियर को जब इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं तो बेसिकली ये एक जनरल सेंस कन्वे करता है, ठीक है। ये एक जनरल सेंस कन्वे करता है। सुनने का काम, कान खुले हैं, कुछ ना कुछ तो सुनोगे ही, सुनने का काम हर कोई करता ही है। लेकिन अगर आप इसी हियर को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हो तो इसका मतलब होता है टू जज। जब आप किसी चीज को सुनकर परिणाम निकालना चाहें, इसका मतलब हुआ कि कुछ सही है या गलत है। जब आप किसी चीज की सुनवाई करते हैं, जज करते हैं। अगर मैं इसे हिंदी में लिखने की कोशिश करूं तो सुनवाई करना, क्या सही है क्या गलत है इस बात पर काम करना। अब अगर इसी तरीके से एक और शब्द की हम बात करते हैं, थिंक। थिंक जनरल सेंस की बात करता है जब ये इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। लेकिन अगर थिंक को आप कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी एक्शन को लेकर प्लान कर रहे हैं, किसी भी एक्शन को लेकर बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि अब आपको क्या करना होगा। अब एक एक करके सवालों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने लिखा पहला सवाल, वी हियर आर हियरिंग द हॉर्न ऑफ कार। भाई गाड़ी है तो गाड़ी का हॉर्न अगर बजेगा तो हर कोई सुनेगा, यानी कि ये जनरल सेंस की बात कर रहा है। सेंटेंस 2, हिज फादर हियर्स इज हियरिंग द रीजन ऑफ हिज फेलियर। अब किसी का पिता किसी बच्चे से उसके फेल होने के कारण को अगर सुन रहा है
तो वो जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी क्या गलती है या किस वजह से ये बच्चा फेल हुआ। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ चुनाव किया कॉन्टिन्यूस टेंस का। आगे लिखा द जज हियर्स इज हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स केयरफुली। अब जज का सुनना, बेसिकली जज का सुनना वही सही या गलत बातों को ढूंढना है, इसलिए कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज हुआ। सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो। तो ये सोचना अपने आप में बिल्कुल साधारण सी बात है। सोचना, प्लान करना, किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आप किसी भी इंसान के बारे में सोचते हैं, तुझे सोचता हूं मैं शाम व सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या। ये सोचना अपने आप में कोई सोचना है, साधारण सी बात है। आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, लेकिन आप अगर किसी से मिलने की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्लान कर रहे हो। रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं। ना 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 ना, पढ़ाई कर ले बेटा, इसी से सिलेक्शन होगा। शनाया इज थिंकिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस। अब कोई इंसान अगर नए बिजनेस की बात कर रहा है, अगर कोई नए बिजनेस की बात कर रहा है तो डेफिनेटली कोई नए बिजनेस की बात अगर कर रहा है तो इसका मतलब कोई इंसान प्लान कर रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ तक की बातों को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। ठीक है, पहले फटाफट से यहाँ तक की बातें देखें। कुछ बच्चे जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो बेवजह के कमेंट्स पर आनंद लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश की क्लास में मेरा कोई भी कहना, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने समझाने तक सीमित है। आप बेवजह के कमेंट्स में आनंद बिल्कुल ना लें, ये आपके लिए नुकसान देगा, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज चीज़ों पर अगर हम बात करते हैं तो आज की बातचीत यहीं तक हम सीमित रखेंगे। अच्छे से इन्हें पढ़ें और अच्छे से रिवाइज करें। जितना आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।